करेंगे सेहत के हवाले से। देखा जाता है कि जिस्म का एक हिस्सा या अज़ा इस तरह से है कि अगर वो ख़राब हो तो पूरे जिस्म में ख़राबी आ जाती है और वो हिस्सा है दिल। हम स्पेसिफिकली देखते हैं मुआशरे में जिस तरह से टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो मसाइल हैं ना वो दिन ब दिन अरूज पर जाते जा रहे हैं, तो लोगों के स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज़ जो है ना वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। ऊपर उसके साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम सबके सामने है, जैसे हम एक ही जगह पर बैठकर फ़ोन स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हमारी उस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है, खुराक का हम उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे हैं और टाइमिंग का तो हमें पता ही नहीं है कि खाने की टाइमिंग्स क्या हैं, नाश्ता कब किया जाता है, दोपहर का खाना कब खाया जाता है और रात का मील कब लिया जाता है। जब जिस चीज़ की क्रेविंग हुई हमें लगता है कि वही हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हम अपनी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ये हमें तब जाकर पता चलता है कि जब हमारी सेहत जो है बिल्कुल दहाने पर आ जाती है। स्पेसिफिकली हम देखते हैं, एक आपने सुना होगा बड़ों से एक स्पेसिफिक एज होती थी उसमें जाकर हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक जो था वो आम होता था, लेकिन अब अर्ली 30s में 40s में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजूहत क्या हैं और दिल को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर, हम देखते हैं कि माशाल्लाह से आपको भी काफ़ी टाइम हो गया होगा इस फील्ड में काम करते हुए, तो अब जो रेशो है हार्ट डिजीज़ की या जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आम नॉर्मल होता जा रहा है, इसकी मेन वजूहत आपको क्या लगती हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों से अगर देखा जाए तो जो दिल के अमराज इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। स्पेशली अगर आजकल देखें तो जैसे हम बुक्स में पढ़ते थे कि जी आपके जो डिजीज़ प्रेवलेंस है वो 50-60 साल के बाद आमतौर पे आती थी, अगर वो भी शुगर ब्लड प्रेशर चीज़ें या और रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देख रहे हैं कि अर्ली 30s के अंदर भी बहुत कॉमन है, 40s के अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हार्ट अटैक की जो बुनियादी वजूहत है आई थिंक हमारा एक तर्ज ज़िंदगी है, आई थिंक सर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के ऊपर एबनेसी के तौर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है जो कि आजकल के इस दौर में कॉमन है। और दूसरा लाइफस्टाइल के मुराद हमारी डाइटरी पैटर्न है और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, अवामल हैं, जैसे आप देखें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 30 नंबर पे है, 3rd नंबर पे शुगर में। तो एवरी 3rd पर्सन इज डायबिटिक। बिल्कुल इस तरह और से। अगर आप देखेंगे जो उसमें कहते हैं कि अभी 2050 में जो टारगेट है उसमें आप देखेंगे हर दूसरा बंदा और इसमें डायबिटीज़ का शिकार होगा, तो कि ये एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। सही। तो हम स्पेसिफिकली देखते हैं जो हार्ट डिजीज़ जितने भी ये मरीज़ होते हैं, जो भी दिल के मरीज़ लोग होते हैं, ये परहेज़ करने से आपको लगता है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या एक दफ़ा जिसको मसाइल हो जाएं वो हम उसकी कोई भी मेडिसिन शुरू करवा देते हैं, उसके बाद वो खतरा टल जाता है या वो वैसे ही रहता है? क्योंकि दिल के मरीज़ जो भी होते हैं वो परहेज़ उस तरह से लेकर नहीं चलते हैं, उनको लगता है शायद दवाई खा रहे हैं तो इसके साथ साथ हम जो मर्ज़ी खाते जाएँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ये एक मिथ है कि अगर एक दफ़ा इवेंट हो चुका है, खुदा ना खासा हार्ट अटैक आ चुका है, उसके बाद डेफिनेटली उसका इलाज होगा, मेडिसिन दी जाएंगी, एहतियात भी साथ उनको करनी पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे। तो लेकिन उसके बावजूद ये ख़तरा रहता है। अद्वियात का मकसद ये है कि उस ख़तरे को कम से कम किया जा सके। तो जो पेशेंट बहुत अच्छा अभी वेल कंप्लाइंट होते हैं विद मेडिसिन और टाइम से वो लेते हैं, उसकी डोज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आते हैं मुस्बत किस्म की और बड़ा कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के बारे में, तो वो उनमें चीज़ें खतरा उतरा कम होता जाता है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे आपने कहा डायबिटिक हैं, तो वो कैसे रोक सकते हैं कि मतलब काफ़ी टाइम के बाद जाकर वो खतरा जो भी है वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है, या दिल के मरीज़ वो बन सकते हैं मतलब 10 ईयर के बाद या 5 साल के बाद, तो वो इस चीज़ को डिले कैसे कर सकते हैं, वो सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रहें? देखिए, उसमें इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ ही आपकी जो है ना शियानों के अंदर उसका जो सुकड़ाव का अमल है या उसके अंदर जो फैटी डिपॉजिट्स हैं उसका एक अमल है, वो एक लाइफ स्पैन होता है और उसका एक टाइम फ्रेम के साथ चलता है। मगर अगर आप उसमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा बेतरतीबी होगी, आपकी खाने का फैटी फूड जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी 8 घंटे की, हाइड्रेशन जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। अक्सर लोग आपको सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं कि जी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हालांकि वॉशरूम का इससे ठीक है वो एक फैक्टर है, बट आपकी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये इसमें इजाफा होता चला गया। वो जो अमल आपका 10 साल के बाद होना था, 20 साल के बाद होना था, वो समझ लें कि आप 2-4 सालों के अंदर ही उसका असर आ जाता है, क्योंकि वो जो मैकेनिज़्म है, वो जो अमल है उसको तेज़ कर देती हैं चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स।
तो अभी तो हमारा लाइफस्टाइल हम सबके सामने है ना, हम उन चीज़ों से रुक नहीं रहे हैं। जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स जितने भी हैं, वो रेडी टू ईट फूड्स जितने भी हैं, हम कन्वीनियंट इतने ज़्यादा हो गए, हमें लगता है कि बस यही खाना है। और दिल के मरीजों को मुझे लगता नहीं है कि वो उस तरह से परहेज़ करते होंगे जैसे करना चाहिए। और ये लाइफस्टाइल हमारा, मुझे लगता है कि जो हमारी जितनी भी अब जनरेशन आ रही है, इसको ही लेकर चलेगी। तो अब ये रिस्क फैक्टर कितना बढ़ गया है? देखिए, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर समझ 30 to 40% लोग हैं जो कि अमराज़ कलम में मुब्तला हैं। और जैसे जैसे अब 40 के बाद उम्र बढ़ती जाती है, इसका जो प्रेवलेंस है उसमें उतना इजाफा होता चला जाता है। तो दुनिया भर में ये एक नंबर 1 कॉज है डेथ की, और पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है इस मामले अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब भी कोई कहते हैं कि ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिया जाए, जिनका कोलेस्ट्रॉल आता है उनको लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, इसका दिल के मर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आगे जाकर उनके लिए कंडीशन बन सकती है कि उनको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कि हर बंदा जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वो चाहिए कि अब एक साल में जो है, साल में एक दफ़ा ज़रूर अपने सारे बुनियादी टेस्ट करवाएं, जिसमें आपका ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाएं, और जो बुनियादी टेस्ट हैं सारे वो सारे करवाएं, अपना अपना वर्कअप सारा करवाएं, एटलीस्ट ECG भी साथ करवाया करें। और जैसे हम स्पेसिफिकली देखते हैं जितने भी लोग हैं अब इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जो अभी इतने प्रोसेस में हैं, वो अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर रख सकते हैं? मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या अपनी डाइटरी हैबिट्स कौन सी ऐसी हैं जो अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि इंसान जब भी कोई काम का इरादा करता है तो सबसे पहले ये कि उसको प्रायोरिटीज़ अपनी चेंज करनी पड़ती है। ट्रूली। तो आप अगर तरजीहात में शामिल कर लेंगे कि मुझे अपनी सेहतमंद रहना है, तो सेहतमंद रहने की फिर आप उस कोशिश करेंगे। उसमें ये कि फ़्रेश जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, उसके अलावा सैलड है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि वो रोटी अगर एक खाते थे, वो साथ आधा बाउल सैलड था, तो वो बैलेंस जो सैलड को डबल कर दें, रोटी आधी कर दें, ताकि उनका जो पेट भर भी जाएगा, उसको सेहतमंद चीज़ जो है हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं, रोटी पूरी ना होगी, सलाद तो मुझे लगता है बहुत रेयर होता होगा कोई खाते होंगे। और सबके पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं डॉक्टर, शायद आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, वो कहते होंगे नहीं हमसे ये नहीं होता, नाश्ता नहीं होता, छोटी छोटी सी बातों पे लेकर वो चलते हैं। हालांकि सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या ही कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनके मेडिसिन का वो बिल्कुल नाकानी करते, खुराक के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अपनी एक्टिविटी को बड़ा मसला, वॉक लाजमी करेंगे, 30 मिनट्स की वॉक लिखा गया है। 30 मिनट्स के उनको एक पेशेंट ने 150 मिनट्स पर वीक, मतलब 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज अ वीक उन्होंने चलना है। ये इससे लाइफ लाइन, अगर कोई बंदा 30 मिनट नहीं चलता था ना, तो ये एक रिस्क बढ़ गया उसका, वो समझ रेड जोन में आ जाता है। सही, जैसे आपने भी कहा ना रेड जोन में आ जाता है, ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं कि इस पर्सन को ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सीने पर बोझ रहता है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया होता, तो क्या उनका ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि इनको आगे हार्ट का मसला हो सकता है? बिल्कुल, ऐसे वो लोग जिनको बचपन से ही खुदा न खासा शुगर का मर्ज लाहिक है, या उनको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का हो गया मसला, प्रॉब्लम होगी, प्लस उनके फैमिली के अंदर ये चीज़ चलती आ रही है, ख़ानदानी भी होती है जो चलती है, जिसमें ब्लड बॉर्न, और ये चीज़ें जेनेटिकली इसका भी ट्रांसफर होती है आगे। फैमिली इस चीज़ में पॉजिटिव होती है, स्पेशली उन लोगों में, बहुत कम लोग होते हैं बट होती है ये। तो ऐसे वो लोग में तो अगर उनमें अगर ये सांस का फूलना, सीने में जकड़न, दबाव, या उनसे जो लैक ऑफ एनर्जी, अगर वो समझते हैं कि वो उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं इससे, उनका सांस फूलना शुरू हो गया है, मुसलसल पसीने आते हैं, दबाव आता है, ये बाएं बाजू सुन्न होता है, तो ये चीज़ें वो हैं जो खुदा न खासा, या दिल की धड़कन बहुत कम ज़्यादा होना, या बेतरतीब होना, ये इशारे करते हैं खुदा न खासा कि हार्ट का इशू हो सकता है। तो फौरी तौर पर तो डॉक्टर उनको चाहिए कि फौरी तौर पे जो मौले से रब्ता करें। उसका हम देखते हैं स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें घर पे हार्ट अटैक आ गया, या सिम्टम्स इस तरह से हो रही होती हैं, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, या बाजू एक साइड पे सुन्न हो रही होती है, तो अस्पताल जाते हुए ऐसे कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो वो अपना सकते हैं कि अस्पताल जाने तक तो कुछ जो मसाइल जो है ना वो थोड़े से कम हो सके? देखिए, उस पर एक तो ये कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिस्पिन की एक गोली है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है। डिस्पिन की गोली एक होनी चाहिए, और एक कोलेस्ट्रॉल की गोली होती है, और एक नोक्लोट या क्लोपिडोग्रल की गोली होती है, वो भी खून पतला करती है। तो एक बेसिकली एमएनसी बनता है, एक बॉक्स छोटा सा, जो कि बाहर के मुल्कों में इसको एमएनसी बॉक्स कहते हैं, वो होना चाहिए घर में एटलीस्ट। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम डिस्पिन की एक गोली तो लाजमी हो। खुदा ना खासा अगर इस तरह का मसला है, वो फौरी तौर पर गोली को चूस लें और एम्बुलेंस को कॉल करें, या घर वाले किसी करीबी को जगाएं कि मुझे लेके जाएं अगर स्पेशली ज़्यादा टाइम हो गया, और उसको फौरी तौर पे करीबी जो भी करीबी एमरजेंसी वहाँ जाके ECG करवाएं। और उसको मतलब कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप डिस्प्रिन जो है ना उसका इस्तेमाल लाजमी करें। ये पहला स्टेप। इससे क्या फ़ायदा होगा, या इससे क्या चीज़? इससे ये कि वो जो खून इस पर अगर 100 में से 23 लोग हैं जो अगर डिस्प्रिन की वजह से बच सकते हैं,
100 में से 23 लोगों के। ठीक है, इसका इतना इम्पैक्टेड हुआ कि खून पतला करती है बेसिकली। तो उस वक्त आपको खून काढ़ा होता है, क्लॉट बना होता है, आपकी शरीयान के अंदर तंगी आई होती है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है। तो एक गोली खाने से, चूसने से उसका असर फौरी तौर पे आएगा और वो पेशेंट को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो हॉस्पिटल में जा सके, अपना फर्दर इलाज करवा सके। नहीं, बहुत बेहतरीन अवेयरनेस दिया और मुझे लगता है सबके घरों में वो सब चीज़ें जो इमरजेंसी बुक है उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि किसी की भी जान जो है ना वो हमारी ला एहतियाती या फिर उसकी वजह से ना जा सके। अच्छा, हम स्पेसिफिकली देखते हैं या फिर हम सुनते हैं जैसे खून गाढ़ा करने की आपने बात की है, बहुत सारे लोग जो है वो रेड मीट जो है, बीफ, उसको नहीं छोड़ते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिजी ड्रिंक्स हैं, उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं। इनसे भी क्या हमारा खून गाढ़ा होता है? बिल्कुल ऐसी। इसमें सबसे देखा जाए तो ये जो रिफाइंड कार्ब्स है, ओके, रिफाइंड कार्ब्स आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर कॉमन है, या प्रिजर्वेटिव्स जो फूड हम प्रिजर्व करते हैं उनके अंदर वो जो जितना देर उसको प्रिजर्व करते रहेंगे उसके वो इंग्रेडिएंट्स, उसकी अफादियत में कमी आएगी और उसका जो शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, या जिस तरह कि ये बीफ है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसलिए आपकी जो है वो खून कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून में गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी रमज़ान आ रहा है तो जितने भी दिल के मरीज़ लोग हैं उनके पास वो होता है कि हम शायद रोज़े नहीं रख सकते हैं। इज़ इट ट्रू या कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है? देखिए, ये हर पेशेंट का अपना एक उसकी डिज़ीज़ के बारे में है। अगर एक पेशेंट की कुछ ऐसे होते हैं पेशेंट जिनके अंदर हम उनको मना भी कर देते हैं कि आप रोज़े वगैरह से अवॉइड करें, चूँकि उनका कंडीशन इस तरह की होती है। अदरवाइज नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी, वो तो ऑब्वियसली उसमें होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग करते हैं कि डाइट जैसे अफ्तारी के वक्त समोसे, पकौड़े और बरगन गज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करें, खजूर का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, और सुबह की दवाई जो है सुबह सहरी के बाद और जो रात भरी है वो अफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में काउंसलिंग करके हम वो ले सकते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है मुझे लगता है कि ये शायद रमज़ान के इस उम्र में आ जाती है। बिल्कुल ऐसी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, आई थिंक जितनी भी इस वक्त मल्टीपल स्टडीज हो चुकी हैं और ये इसके बहुत ही पॉजिटिव असर आता है सेहत के ऊपर, स्पेशली जो कार्डिक पेशेंट है। कार्डिक पेशेंट के लिए बेहतरीन है और डायबिटिक के लिए भी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, उनके लिए भी बहुत, जितनी इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे उससे उनका हार्ट हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी और ओवरऑल सेहत इंप्रूव होगी। डॉक्टर, शायद हम स्पेसिफिकली देखते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना उस तरह से नहीं रह गया हुआ। पहले हम देखते थे हम 7 बजे शाम को खाना खा लिया, उसके बाद वॉक की और 9 बजे का टाइम हो जाता था सोने का। लेकिन अब हम बच्चों के साथ जाग रहे होते हैं, बड़े जितने भी हैं ना, क्या मंगवाया वो सोए उठकर खा रहे होते हैं, समथिंग इस तरह से क्रेविंग्स हो रही होती हैं। दिल के मरीज जितने भी लोग हैं या जितने भी सेहतमंद रहना चाहते हैं, वो लास्ट मील अपना कब लें और कितना हैवी और क्या लें? देखिए, अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपना तर्ज ज़िंदगी बदल लें तो मेरा ख्याल है आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ट्रूली उसमें कम से कम 3 घंटे गैप होना चाहिए, 3 से 4 घंटे गैप, अगर सोने से लेकर खाने तक। हाँ, जो लास्ट मील है वो उन्होंने 3 घंटे पहले लेना है। और वही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है कि हम जो खाना खाते हैं क्लॉक को देख के, कि टाइम हो गया तो खाना है, अगर भूख नहीं भी है तो खाना खाना है। आप उसको क्लॉक को नहीं देखना, अपनी सेहत को देखना है। ठीक है, उसका आपने देखना, भूख नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें, स्नैकिंग कर लें अगर ज़्यादा, लेकिन अगर भूख नहीं भी है तब भी टाइम होगा तो खाना है आपने। हमारी स्नैकिंग भी तो डिफरेंट होती है ना, हम मीठे को भी खाने की तरह खाते हैं और जैसे आपने कहा पकोड़े समोसे, तो ये आगे मुसलसल वो सब चीज़ें चलेंगी और हम उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखते हैं। और उस पर मेरा ख्याल है इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। अगर आप बैलेंस के साथ चल रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी लाइफ वैसे भी हेल्दी रहती है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं आजकल के जितने भी यंग जनरेशन हैं उनके साथ ये मसले मसाइल भी एक तरह से होते जा रहे हैं और एक वीकनेस जो है स्पेसिफिकली जो है दिल के मरीजों में एक रहती है। वो अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी को बेहतर रखने का तरीका ये कि फ्रेश फ्रूट सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स, ये जो जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं ये रिच सोर्स हैं, लेकिन वो ये कि सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन एक मल्टी वाइटामिन को लिखते कहते हैं हम लिख दिया हमें। हाँ, ऐसा तो ही मैं है, तो पेशेंट को डिस्करेज करता हूँ, उन्हें कहता हूँ अगर आप कॉस्ट को भी कंपेयर करें ना तो आपकी जो रिच सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, प्योर फार्म मिल रहा है, वो आप नहीं ले रहे और आप सिंथेटिक फार्म ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट। तो ये आई थिंक थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई थिंक ये जो फ्रेश नेचुरल फूड है, जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतना बेहतर है। हमें ना एक्चुअली पेशेंस से रह गया हुआ ना, हमें कि फौरी रिजल्ट्स चाहिए, हमें मल्टीविटामिन्स दे दें आप, यहाँ पर हमें रेडी टू कुक फूड दे दें, खुद से मेहनत ना करनी पड़े और सैलड वगैरह बाउल बनाना पड़ेगा या समथिंग इस तरह से। तो लेम एक्सक्यूजेस तो ऑब्वियसली बहुत होते हैं हमारे पास इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा, हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि दिल के मरीजों के लिए एक सर्जरीज होती हैं, हार्ट सर्जरीज होती हैं। एंजियोग्राफी जो है किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है और इसका प्रोसीजर क्यों किया जाता है?
एंजियोग्राफी बेसिकली जब किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक का मतलब है कि दिल की शरीयान में बंदिश आ गई है, खुदा न खास्ता नैरोइंग हो गई है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गई है और पेशेंट की हालत सीरियस है, तो फौरी तौर पे हम एंजियोग्राफी करके उनकी दिल की शरीयानों को देखते हैं। वो हमें कैथेटर यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, टांग से भी कर सकते हैं, बाउल से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसमें क्लॉट कितनी परसेंट ब्लॉकेज है या परसेंटेज कितनी ब्लॉक है, तो उस पर उसके मुताबिक उसको बेसिकली ये एक दिल को शयाने को देखने का तरीका है जो वह ज़रिया है जिससे हम ज़्यादा अच्छा तरीके से देख सकते हैं। और साथ ही अगर खुदा न खास्ता हुई नैरोइंग वो 90-80% से ज़्यादा है तो फिर हम उसको स्टेंट में डाल सकते हैं। स्टंट पे डाल सकते हैं, बेहतर है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास लेव एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। और ये बात आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम देखें हार्ट डिजीज़ हो गई या फिर कोई भी मर्ज़ जो है वो तो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा अगर आप अपना ख्याल खुद से नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी पेशेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली हम देखते होंगे, मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाए ना तो मरीज़ जो होता है ना वो आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो अब जैसे हम गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मरीज़ की। हम किसी चीज़ पर उनको थोप नहीं सकते हैं कि आपने ये करना ही करना है, सिर्फ उनका माइंड बनाने की ज़रूरत होती है। तो आप कैसे मरीज़ की साइकी से उससे खेलते हैं? देखिए, मेरा मकसद ये होता है कि जब जितने भी डॉक्टर देख रहे होते हैं पेशेंट को, हमारा मकसद होता है हमें जो करना चाहिए बात वो ये है कि उसको एम्पावर करें, एम्पावर किया जाए, एम्पावर करें, उनको मोटिवेट करें। आप बाय फोर्स कुछ नहीं करवा सकते, उनको बताएं कि भी अगर ये आप इस तरह ये स्टेप्स लेंगे, ये मेडिसिन यूज़ करेंगे, ये एहतियात करेंगे तो इसके ये फ़ायदे होंगे, और अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये खुदा न खास्ता नुकसानात हो सकते हैं आगे जाकर ज़िंदगी में। तो जब उनको रिवॉर्ड पनिशमेंट का जो अमल है ना, ये इसको आई थिंक उसको ये बता के अच्छे तरीके से एम्पावर कर सकते हैं, फिर वो खुद से मोटिवेट होंगे कि नहीं यार मुझे करना है। तो आई थिंक यही सारी बात जो काउंसलिंग की है, जितने अच्छे तरीके से उनकी रैपो बिल्ड होगी डॉक्टर के साथ, खुल के बात कर सकेंगे, डॉक्टर साहब उनको बताएंगे चीज़ों को और अपनी सेहत के बारे में कंसर्न होंगे, उतना ही उस पर अमल भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो टाइम है मौत का समथिंग वो आता जाएगा, हमने क्या ही करना है या ऐसे करके, या फिर कोई डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब ये मर्ज़ आ गया है, अब सिर्फ ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी होकर चलते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन इज़ रियल, और डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक भी होता है, और जब हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है। तो ये दो तरह से होता है। तो इसमें ये जो खुदा न खास्ता होने के बाद का डिप्रेशन है वो डॉक्टर की जिम्मेदारी इनको कम करे, उनको थोड़ा बताए कि भाई ये चीज़ हो गई है लेकिन अभी काबिल इलाज है, अगर इस तरह करते रहेंगे तो आगे जाके बचाव मुमकिन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले की डिप्रेशन चल रही है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता हार्ट का मसला हुआ, तो फिर जो उस वक्त चाहिए था कि उनके आसपास के जो लोग हैं या वो खुदा न खास्ता अलामत हो रही, इतनी वेरियस है आजकल की वो डिप्रेशन की अलामत पता चल जाती है, तो फिर फौरन साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें ताकि ज़हनी सेहत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रूली, और वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका जहन सेहतमंद होगा तो ही आपका जिस्म सेहतमंद हो सकेगा। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स या फिर इसकी हिस्ट्री ऐसे आती होगी, जेनेटिकली भी बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते होंगे, फूड प्रेवेलेंस भी होती होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिप्रेशन की वजह से। तो क्या रेशो होती है कि बहुत सारे लोग जो जितने लोग हैं कितने लोग डिप्रेशन और एनजाइटी की वजह से आते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम होती है? तो इसमें ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन चूँकि ये है कि इसका एक मेजर जो परसेंटेज है पेशेंट की उनमें जो कॉज है डिप्रेशन है, स्पेशली इन द यंग पॉपुलेशन। हाँ, और ओबेसिटी भी एक मेरा ख्याल है एक कंसर्न है मेजर। मोटापा जो है ये एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मोटापा जड़ है बीमारियों में। हाँ, ट्रूली। क्योंकि मोटापे का मतलब है कि उसमें आगे जाकर शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर की अलामत भी आएंगी, जोड़ों के मसाइल होंगे, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक और ये फालिज, ये सब चीज़ें इनका अल्टीमेटली तल्लक इससे ही है। बिल्कुल इस तरह से। तो डॉक्टर शाहिद साहब, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जितने भी हम जैसे लोग हैं जो अभी मुझे लगता है इस चीज़ को डिले कर सकते हैं सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कर, जो भी मर्ज़ है, बाकी शिफा तो और अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो भी मर्ज़ भी है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, बीमारी भी, तो हम इसको डिले तो कर सकते हैं। तो अब अपने सेहतमंद दिल के लिए हम ऐसी कौन सी खुराक जो है वो शामिल करें, सेहतमंद लोग, दिल के मरीज़ नहीं, वो कैसे अपनी सेहतमंद डाइट को मेनटेन कर सकते हैं? देखिए, उस पर एक तो अपना दो चीज़ें हैं, टाइम टेबल है, खाना आपने किस वक्त खाना है, कौन सा खाना है और कितना खाना है। अगर ये तीनों बातें पता हैं आपको तो डेफिनेटली आपके आधे मसले हल हो जाते हैं। ठीक है, खाने का टाइम आपको पता होना चाहिए कि खाने से सोने से पहले कितनी देर पहले खाना है, जब भी खाएंगे आपने भूख रख के खाना खाना है, पेट भर के खाना नहीं खाना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, और इसके अलावा ये कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी नट्स का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें, और ये चीज़ें जो मेन इसमें पॉजिटिव रोल अदा करती हैं। और ऐसी वो तमाम चीज़ में जो फैटी फूड है जिसमें जंक कंटेंट ज़्यादा है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है,
प्रेजर्वेटिव से अवॉइड करें, और मैं यही पेशेंट से कहता हूँ कि ऑर्गेनिक रहें। जितना ऑर्गेनिक रहेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे, सिंथेटिक चीज़ों से, उतना बेहतर है। ट्रूली। और हम सबको पता है कि हमारी सेहत किन चीज़ों में है, कुदरत के करीब जाएंगे तो ही सेहत है, लेकिन फिर भी हमें होता है क्या करें, क्योंकि करना नहीं ना होता हमें, फिर होता है कि हमें कुछ ना कुछ बताते रहें, अब अच्छा ये नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि लेम एक्सक्यूजेज है वो जब हम किसी भी चीज़ में जा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। तो लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में पैगाम ये है कि आप सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल करें और मुस्बत सोचें, ज़िंदगी में एक्टिव रहें और हेल्दी खाने को अपना के अपने सेहतमंद बन सकते हो। इसके लिए एक शेर है, मैं अगर आप कहेंगे आपकी इजाज़त से, वो कहते हैं कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। तो आज सोच को बदलेंगे तो ही तब्दीली आएगी, वरना तो दिन बदल जाएगा, सूरज भी नहीं आ जाएगा तो उसे बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव लाने के लिए आपको चाहिए कि आज से अपनी सोच बदलें और अपनी सेहत पे काम करना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बेहतरीन पैगाम दिया आपने और शेयर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और